एसी थ्रू इंडक्टर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडक्टर क्या होता है। रफ में मैं लिखता हूँ। इंडक्टर जो है इज अ कॉइल। इंडक्टर कॉइल है इन विच मरियम ये खुशबक को कहें कि एक दफ़ा डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन करे, तो ज्वाइनिंग ही उसकी नहीं खत्म हो रही। अब बल्कि आ गई है, सॉरी। इंडक्टर इज अ कॉइल इन विच EMF is induced in the coil itself due to change of magnetic field in it. इंडक्टर जो है ये एक सिंपल सी कॉइल होती है। कॉइल कह दें या आपको याद होगी सोलिनॉइड, ये सोलिनॉइड होती है। फर्क क्या होता है कि हम यहाँ पर ईएमएफ को स्टडी करना चाहते हैं, और वो क्योंकि एक फिनोमिना होते हैं जिसे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। यानी कॉइल है, ये कॉइल है, कॉइल अपने अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, इसके अपने अंदर ईएमएफ पैदा हो, तो फिर इस फिनोमिना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। और सेल्फ इंडक्शन की वजह से कॉइल भी क्योंकि सेल्फ इंडक्शन से ईएमएफ पैदा हो सकती है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इंडक्टर क्या है, इट इज अ सिलेंड्रिकल कॉइल। ये ऐसे हमारे पास सिलेंड्रिकल कॉइल है। इसे मैंने कनेक्ट कर दिया है एक एसी सोर्स के जरिए, एसी सोर्स के साथ। इसे हमने कनेक्ट कर दिया है इसके साथ, एसी सोर्स के साथ। एसी सोर्स के साथ जब हमने कनेक्ट किया, अभी तो मैं पहले समझा दूँ थोड़ी सी बात कि अब एसी सोर्स है, वो यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेगा, इसमें एक अल्टरनेटिंग करंट पास करेगा। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। जब इसकी वैल्यू चेंज होगी, जब इसमें से करंट ये पास होगा, ना सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज होती है बल्कि डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। पहले हमारे पास इधर से ऐसे जा रहा है, फिर हो सकता है लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ जाए। कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज है, फिर एंटी क्लॉकवाइज हो गई, जिस वजह से कॉइल के अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, इनकी तादाद क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद कभी कम कभी ज़्यादा। करंट बढ़ रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो रही होगी। जब करंट कम हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही होगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, हमारे पास रिवर्स हो जाती है अंदर का। अहम बात क्या है, इन सारी बातों को अगर आप अपने सामने रखें, अहम बात क्या है, करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, करंट जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, एंड सो ऑन। लेकिन अहम बात क्या है कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास फैराडेज लॉ है, वो क्या कहते हैं कि जहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है वहाँ पर क्या पैदा होती है, ईएमएफ पैदा होती है।
ये अभी मैं रफ में लिख रहा हूँ साहब। अब इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद कम ज्यादा होगी। जब मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के अंदर चेंज होगा तो लाजिम बात है इसके अंदर क्या पैदा होगी, ईएमएफ पैदा होगी। इससे हम कहते हैं कि कॉइल के अपने अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना और अपने अंदर ही ईएमएफ का पैदा होना, इस फिनोमिना को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन की वजह से इस कॉइल को हम क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं। कॉइल को हम क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं। ठीक है। अच्छा अब जरा ये बताओ, कॉइल में जब करंट चेंज होगा, करंट बढ़ रहा होगा, कॉइल में वैल्यू 0 से 5 एम्पीयर हो गई, करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ रही होगी। जब हमारे पास करंट कम हो रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। लेकिन अहम बात क्या है कि करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। बात समझ में आ गई ना। कॉइल के करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, करंट चेंज होगा, तो फिर हमारे पास उसकी वजह से इसमें क्या पैदा होगी, ईएमएफ पैदा होगा। करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो उस वक्त उसके अंदर क्या पैदा होगी, ईएमएफ पैदा होगा। ठीक है। तो अब ये जो रिलेशन है हमारे पास ऊपर, ये मेरा लिख रहा हूँ, मेरा सुनो, ये जो हमारे पास रिलेशन है, अब ये क्या बन जाएगा कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चेंज। तो ये हमारे पास डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी में लिख सकते हैं। डेल्टा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, ई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं, एल आ जाएगा, एल कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आ गया, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। एल को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमने रफ वर्क किया है। ठीक है जी, ये बात यहाँ तक हमने सीख ली, समझ ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहीं से आगे कुछ चलता हूँ, इसको कलर में लेते हैं। जी मेरा सुनो, देखें, as the current changes in the coil, जिसे हम क्या कह रहे हैं, इंडक्टर कह रहे हैं, its magnetic flux will change and that induces EMF in the coil due to self-induction. ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। ठीक है जी। अब हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन की वजह से उसके अंदर है, सो द करंट आई फ्लोइंग इन इट इज, तवज्जो मेरा सोना सारों की भरपूर तवज्जो आप इधर हो, भरपूर तवज्जो। आज मैं ज़्यादा शायद पढ़ा भी ना सकूँ, इतना सही पढ़ाऊँ। तो क्या है करंट की इक्वेशन, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ थीटा, थीटा की बजाय हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ओमेगा टी लिखते हैं। पूरी तवज्जो अब आप लोगों की इधर मेरी तरफ हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या कहते हैं, इधर जरा देखना है आप लोगों ने। अभी मैं फिर रफ में कुछ लिखने लगा हूं। ये देखें कि अभी जो हमारे पास यहाँ पर कॉइल थी, इस कॉइल पर हमने अल्टरनेटिंग सोर्स से वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है।
एक वोल्टेज हमारे पास यहाँ पर कॉइल के अंदर फ्लक्स के चेंज होने की वजह से भी यहाँ पर एक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ पैदा हो रही है, तो दो वोल्टेज है। और लेंज़ लॉ के मुताबिक ये जो ईएमएफ इंड्यूस होती है ये हमेशा अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करती है अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अप्लाइड वोल्टेज 10 वोल्ट है, इंड्यूस ईएमएफ 2 वोल्ट है, तो नेट वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि एक दूसरे को अपोज करें, 10 है दूसरा 2 है, तो नेट वोल्टेज कितना होगा, 8 वोल्ट होगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, करंट होता है वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। तो हम इस नेट वोल्टेज V माइनस ई में को इस कॉइल की रेजिस्टेंस अगर है, इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन एटमों से टकराएंगे तो उसकी कुछ न कुछ क्या होगी, क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। जब इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे इन वायर्स में से तो वो एटमों से टकराएंगे, तो दे मस्ट ऑफर सम रेजिस्टेंस। ठीक होगी बात। तो अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ, जो रफ में बात समझा रहा हूँ वो ये है कि कॉइल का जो नेट वोल्टेज है वो क्या है, जो अप्लाइड की है हमने V, और जो ईएमएफ पैदा हुई है वो E। करंट किसके बराबर होता है, वो हमारे पास होता है नेट वोल्टेज को रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल से डिवाइड कर दें, तो ये I जो है ये V माइनस ई ओवर R आ जाता है। तो यहाँ से ये आ जाएगा V माइनस ई इज इक्वल टू आई आर। अब मैं यहाँ पर ये बताऊं कि ये इक्वेशन आप लोगों ने सामने रखे अपने, मैं थोड़ा सा इसको जरा मिटा दूं, फिर मैं बाद में से कवर करता हूँ। देखें, अगर कॉइल की रेजिस्टेंस जीरो, कॉइल की रेजिस्टेंस जीरो से क्या मुराद है कि हमने इस जैसी मोटी मोटी वायर को इस्तेमाल किया, तो थिन वायर भी इस्तेमाल किया। आपने पढ़ा हुआ है ना, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का ज्यादा होता है उतनी उनकी रेजिस्टेंस कम होती है। तो हम थिक वायर, मोटी वायर की कॉइल बनाएंगे, बारीक वायर की नहीं इस्तेमाल करेंगे। सही है, जितनी बारीक वायर होगी उतना उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। हम थिक वायर को इस्तेमाल करें, थिक वायर यूज करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबली जीरो होगी। जब यहाँ पर आर जीरो हो जाए, V माइनस ई आई आर, तो आर जीरो हो जाएगा। ठीक है, आर जीरो पुट किया तो हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ से इस वक्त हमारे पास क्या आ रहा है कि V और E ये आपस में बराबर हो गए। V और E हमारे पास क्या हो जाते हैं, बराबर। V क्या है, जो वोल्टेज हमने उसके कॉइल के एंड्स पर अप्लाई किया है, जो वोल्टेज हमने कॉइल के एंड पे अप्लाई किया हुआ है, यार ऊपर चलो ना, सही क्या यार डॉक्टर साहब आज, हाँ जी, ये हमारे पास V माइनस ई आ गया। आप लोग मुझे सुन सकते हैं, अभी कॉल आ गई थी तो डिस्कनेक्ट हो गया इंटरनेट, अभी आप सुन सकते हैं मुझे? यस सर। हाँ जी, तो यहाँ से ये जो मैंने रफ वर्क यहाँ पर ये किया है, रफ वर्क, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें मेरे प्यारों ये पता चल रहा है कि इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल is negligible, then जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है और जो बैक ईएमएफ जनरेट होगी दे मस्ट बी इक्वल। इस ईएमएफ को जो अपोज करती है हम क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं। ये अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करती है ईएमएफ, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं। पहले भी आप लोगों ने नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने आप लोगों को लिखवाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को अभी मैंने पीछे वाले इस फिनोमेना में ये बताया कि V किसके बराबर आ सकता है, ये नीचे लिखा हुआ है हमारे पास। V हमारे पास बराबर हो सकता है, V इज इक्वल टू ईएमएफ की जगह पर आ जाएगा L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। सही हो गया जी। अब जरा देखो यहाँ पर V इज इक्वल टू L डेल्टा ओवर डेल्टा T। I की जगह पर मैं ये वैल्यू लिखूंगा
क्या लिखूंगा, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। क्या लिखता हूं, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। तो देखें ये जो डेल्टा है ये चेंज है, और ये डेल्टा हमने चेंज किसके साथ लेना है, किसके लिहाज से लेना है, टाइम के लिहाज से लेना है। तो करंट जो आई एम है वो करंट की मैक्सिमम वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू, ये चेंज पर इस पर अप्लाई नहीं होगा। यहाँ से जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L, आई एम को ब्रैकेट से बाहर लिखा, बाकी हमारे डेल्टा से बाहर लिखा, बाकी हमारे पास डेल्टा, ये यानी डिफरेंशिएशन किस पे अप्लाई हो जाएगी, डेल्टा और डेल्टा टी अप्लाई हो जाएगा साइन ओमेगा टी। आप लोगों को ये मैंने पिछले एक आध दिन पहले भी पढ़ाया था, ये डेल्टा ओवर डेल्टा टी साइन ओमेगा टी, ये क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, पहले साइन चेंज हो जाएगा कॉस ओमेगा टी में, फिर हमारे पास क्या हो जाता है, ये डेल्टा ओवर डेल्टा टी अप्लाई होता है, ये जो अंदर वाली वैल्यू है ओमेगा टी पर। अब ओमेगा अगेन क्या है, ये कांस्टेंट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये डेल्टा से बाहर आ गया, और डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी ये हमारे पास सारा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये आ जाएगा ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, दिस इज डेल्टा ओवर डेल्टा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ये हमारे पास, ये मैथ वालों को तो ये बात बोरिंग लगी होगी, ये वाली बात, साइंस बायो वालों को समझ आई है, ठीक है। ये याद रखना है, साइन ओमेगा टी पर डिफरेंशिएशन अप्लाई हो तो किस में चेंज हो जाती है, कॉस ऑफ ओमेगा टी में चेंज हो जाती है, कॉस ऑफ ओमेगा टी। फिर ये डेल्टा और डेल्टा टी, इसके अंदर जो ओमेगा टी फंक्शन है वो टाइम के लिहाज से मालूम करने हो, टाइम अभी अंदर अंतर वाले फंक्शन पे मौजूद है, डेल्टा ओमेगा टी ओवर डेल्टा टी। तो ये ओमेगा कांस्टेंट होता है, ये बाहर आ जाएगा डेल्टा से, ये डेल्टा टी और डेल्टा टी दिस चेंजेस टू 1, ये हमारे पास क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये रह जाता है ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ से हमारे पास क्या हासिल हो जाता है, दैट इज इक्वल टू वी एल आई एम, और आगे है ये डेल्टा साइन ओमेगा टी ओवर डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब मैं इसको थोड़ा सा एक खास ऑर्डर में लिखता हूँ। कैसे लिखता हूँ ऑर्डर में, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये ओमेगा एल इकट्ठा लिखा, साथ आगे आई एम लिखा, और ये जो कॉस ओमेगा टी है इसको मैं अब लिख देता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस 90, ऐसे लिख। या एक दफ़ा आपका दिल चाहे जरा एक तरकीब देने से पहले, ये लिखने से पहले आप ऐसे लिख सकते हैं, ये ओमेगा एल आई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये जो कॉस ओमेगा टी है ये साइन ओमेगा टी प्लस 90 के बराबर होता है। मैथ वालों को तो पता है नहीं पता, साइन अल्फा प्लस बीटा ये फार्मूला है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। और जो बायो वाले हैं उनको ये याद रखना है, ठीक है, ये फार्मूला याद कर लो, साइन ओमेगा टी प्लस 90 ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी के बराबर है। अब जरा याद करो, अगर मैं रफ में इधर लिखूं, अब आमतौर पर इक्वेशन ऐसे लिख रहे हैं, v इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ थीटा, या करंट की ये इक्वेशन आप लोगों को नजर आ रही होगी, ये पीछे भी आपने लिखी है, ये कि i इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ थीटा। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो है ओमेगा एल आई एम, इसको मैं लिख देता हूँ वी एम, और आगे आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 90। बात समझ में आ गई। वेयर मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ अपनी आसानी के लिए कि वेयर जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो किसके बराबर है, ओमेगा एल इंटू आई एम के बराबर है। अब आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये जानते हो कि वोल्टेज किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू आई आर,
ठीक है, तो यहाँ पर ये वोल्टेज मैक्सिमम है, वो Vm है, करंट मैक्सिमम है, I की जगह पर Im है, R क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये ओमेगा L है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, इसको हम कहते हैं ओमेगा L को कहते हैं रिएक्टेंस, वो अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। लेकिन अभी जो है जिस पे मैं फोकस करना चाह रहा हूँ वो दो इक्वेशन हैं हमारे पास। वो दो इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक है करंट की इक्वेशन I इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, दूसरी है वोल्टेज की इक्वेशन V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90। इन दोनों में तो हमने अब देख रहे देखें क्या इक्वेशन आई है करंट की, I इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ एंगल जिसका आगे कितना है ओमेगा टी, वोल्टेज क्या है V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, इसके एंगल है ओमेगा टी प्लस 90। इसको देख के हमें पता चल रहा है इसका फेज है ओमेगा टी करंट का और वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी प्लस 90। तो किसका फेज ज्यादा है, किसका फेज ज्यादा है, वोल्टेज का फेज ज्यादा है। तो हम क्या कहेंगे, यहां से हम ये कहेंगे कि वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि ये ओमेगा है, ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी प्लस 90, ओमेगा टी प्लस 90 में से ओमेगा टी को माइनस कर दे तो सिर्फ क्या रह जाएगा 90 रह जाएगा। तो हम कहें वोल्टेज लीडिंग करंट बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि करंट इज लीडिंग, मैंने गलत बोल दिया, करंट इज लैगिंग, करंट पीछे रह रहा है, इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। क्लियर होगी बात। अब जरा लिखना बंद कर दो, इधर तवज्जो दो, सारे इधर तवज्जो दो, शाबाश, जाग भी रहे हो मुझे उम्मीद है, बिल्कुल जाग रहे हो, शाबाश शाबाश, जाग रहे हो जाग रहे हो, सोए नहीं हो, रोज अफ्तार होने वाले। अब लीडिंग क्वांटिटी है वोल्टेज और लैगिंग क्वांटिटी है करंट। तो मैं करंट जो लैगिंग है इसे अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ले लेता हूँ फिलहाल। तो फिर आप लोगों को कल मैंने ये बताया था कि जो लीडिंग क्वांटिटी होती है वो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनानी होती है। तो ये करंट है, अब जो मैं बनाऊंगा वो वोल्टेज होगा और वो किस डायरेक्शन में होगा, इससे करंट से 90 डिग्री लीड पर होगा और वो एंटी क्लॉकवाइज हमने एंगल बनाना है 90 डिग्री। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा वोल्टेज सही, वोल्टेज है हमारे पास एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, दिस इज वोल्टेज। ठीक है, आप अगर चाहें तो आप इधर भी बना सकते हैं। क्या बना, देखो कि अगर मैं वोल्टेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, फिर करंट जो होगा वो उससे लैग कर रहा है, उससे पीछे रह रहा है, उससे पीछे रह रहा है। तो जब वो पीछे रह रहा है तो हम फिर क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में, ताकि करंट से जो लैगिंग क्वांटिटी है उससे लीडिंग क्वांटिटी की तरफ जाएंगे तो वो हमारे पास स्मॉलर एंगल 90 डिग्री बनेगा। क्लियर होगी बात, समझ आ गई। अब अगली बात, अगली बात बहुत ही अहम बात, बहुत ही अहम बात, ये तो मैंने फेजर डायग्राम बनाई, असल बात तो दरमियान में मैंने बताई नहीं है, जो आज की हमारी आखिरी बात और मैं चाहता था कि मेरे अभी इसी वक्त क्लास खत्म हो जाती, लेकिन नहीं, अब करने पड़ना है। वो क्या है, देखो ये जो वोल्टेज है इसकी इक्वेशन Vm, ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 जो है ये है कॉस ऑफ ओमेगा टी, ऐसे ही है ना, ये साइन ओमेगा टी प्लस 90 किसके बराबर है, कॉस ऑफ ओमेगा टी के बराबर है। तो अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ में बना रहा हूं, देखो अपने आप को घुमा फिरा,
हाँ जी, करंट की इक्वेशन है आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। तो मैं ये करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम या थीटा बना रहा हूँ। तो ये हमारे पास आपको पता है ये साइन का ये ग्राफ, ठीक है। वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, सही है। तो ये मैं वोल्टेज अगर ग्राफ अकेला बनाऊंगा तो आपको पता है ये कास्ट है, और जो मैथ के स्टूडेंट ने पता है कास्ट का ग्राफ क्या होता है, लेकिन जो मेडिकल के स्टूडेंट है वो उतना से याद रख लो, एंगल 0 होगा तो कास्ट 0 1 होता है, मैक्सिमम होता है, उसकी हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे, ठीक है। ये जहां पर साइन 0, साइन ऑफ कास्ट का ग्राफ उलट है, जहां पर साइन है 0 है वहां पर कास्ट मैक्सिमम है, जहां पर साइन वाला मैक्सिमम है वहां पर कास्ट की वैल्यू 0 है, एंड सो ऑन। ये आप, और मेरे मशवरा वही है कि पहले आप ना वो 4 लाइनें ड्रा कर लिया करें ऐसे, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, ऐसे एक, ये 2। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है ना, ये पीक वैल्यू और ये यानी ये बिल्कुल उलट ऐसे आने चाहिए, ठीक है। चले, ठीक है। ये मैंने उस लिहाज से बना दिया जो हमारे पास इक्वेशन आई है। इसका फेज कितना है हमारे पास, करंट वाले का 0 है और वोल्टेज वाले का फेज यहाँ पर कितना है 90 डिग्री है। तो ये बता रहा है कि वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। अब मैं दोबारा यही ग्राफ बनाने लगा हूँ, देर करा दिया आप लोगों ने मुझे यार, लेकिन आप एक ही ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये एक ग्राफ है, ये दूसरा है। ये ब्लैक ग्राफ जो है वो अपनी पीक वैल्यू पर है, 90 फेज पर है, लेकिन रेड वाला जो है उस पर 0 पर है। तो ये क्या होगा, ये कौन सा ग्राफ होगा ब्लैक वाला, कोई बोले। ब्लैक वाला वोल्टेज का ग्राफ है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज जब 90 पर है, ये मैक्सिमम पर है, तो उस वक्त करंट 0 पर है, ठीक है। तो ये वाला ये जो ग्राफ है रेड वाला, दिस इज ऑफ करंट, और ये दोनों में फेज डिफरेंस यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट विल बी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये इकट्ठा लिखना हो तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया, ये करंट का ग्राफ हो गया, और दोनों में फेज डिफरेंस कितना आ गया 90 डिग्री। वमा अलैना इल्लल बलाग। किसी का कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछें।